लोग हमारे जलसों में कश्मीर में आए, हमारी पार्टी का उन्होंने मफलर पहना, हमारी पार्टी के मंच पे चढ़े, मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और वोट भी हमें पड़ा। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा। ये सरकार बनते ही कहीं ना कहीं आतंकवादी कैंप्स में, जिसे कहते हैं कि नया एक उत्साह जागा है। हालांकि मैं नहीं बोलूंगा इन्होंने कोई उनको प्रवोक किया, पुश में गलत कैंपेन नहीं करूंगा, लेकिन इनका जो पुराना कैरेक्टर रहा है, पुराना इनका हिस्ट्री रही है, उससे वहां पे कश्मीर में स्थिति जिसे कहते हैं बिगड़ी है। आज लोग पछता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई होती तो कम से कम कश्मीर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता। आपके माध्यम से डेली वेजेस कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर सबको बता दूं कि हमारी ओर से पूरी सकारात्मक सपोर्ट है सरकार को। आप आगे बढ़िए, आप इनको पक्का कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपका समर्थन करती है, लेकिन अंदर की बात है कि इनसे होगा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर एक अकेली विधानसभा है पूरे देश भर में जहां वर्दी वाले, जिसे कहते हैं मार्शल्स, रहते हैं। को पुलिस की खाकी दिखा के क्या आप खाकी से डराओगे क्या विधायकों को? ये ब्लैक डे माना जाएगा जम्मू कश्मीर की विधानसभा के एक पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, जिस तरीके से फोर्स के माध्यम से एक फ्री, जिसे कहते हैं, वॉइस को दबाने की कोशिश की गई। भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस नाम की कोई भी चीज ना कभी थी ना ही है। अगर धारा 370 को भी अगर आप डिटेल से उसका पढ़ें, स्पेशल स्टेटस कहीं लिखा नहीं गया है। जब आपकी सरकार थी, गवर्नर आपके थे, सेंटर में आपकी सरकार थी, तब आपने डेली वेजेस के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब आप कह रहे हैं कि डेली वेजेस के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक विपक्ष का काम करेगी। टू एक्सपोज, टू अपोज एंड डिपोज, ये हर एक विपक्ष का, जिसे कहते हैं, मौलिक अधिकार रहता है। जम्मू कश्मीर की नौकरियां और जम्मू कश्मीर की जमीनें पहले से ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर, जिसे कहते हैं, और ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल है। पैरेलल विधानसभा भी चलाई गई, लेकिन और पैरेलल विधानसभा की गूंज, वो जो विधानसभा का पटल है, उससे कहीं दूर और कहीं, जिसे कहते हैं, जोर से सुनाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी फिर प्रखर तरीके से आवाज उठाएगी और खासकर जो गुंडागर्दी और जो मार्शल रहा विधानसभा के पटल पे इस पर लगाया गया, उसके विरुद्ध भी उठाएगी। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। असेंबली जो है वो अब शुरू हो चुकी है और उसी के चलते हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो असेंबली श्रीनगर में जो है वो खत्म हुई। अब जम्मू में भी सेशन जो है वो शुरू होगा और इसी पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के जुड़ चुके हैं उधमपुर ईस्ट से एमएलए आर एस पठानिया जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, पहले तो आप ये चीज़ बताइए कि कश्मीर में कहीं ना कहीं भाजपा को प्यार नहीं मिला, ऐसा क्यों? कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी बड़े 2 के 2,500 वोट से हारी है। अगली जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी, जिसे कहते हैं, नंबर 2 पर रही है। फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, उनका जो प्रदर्शन है कश्मीर में ठीक रहा है। हाँ, लेकिन ये विडंबना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में खाता नहीं खोल पाई है। मुझे लगता है कि एक ट्रांजिशनल फेज है, मेरा मानना है। लोग हमारे जलसों में कश्मीर में आए, हमारी पार्टी का उन्होंने मफलर पहना, हमारी पार्टी के मंच पे चढ़े, मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और वोट भी हमें पड़ा। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा। लेकिन स्थिति और परिस्थिति को भी थोड़ा सा भांप लें और समझ लें। एक्सट्रीम पोलराइजेशन की स्थिति में कश्मीर का चुनाव लड़ा गया। धार्मिक संस्थानों पे एक इस तरीके से एक दुष्प्रचार किया गया और ऐसे ऐसे लुभावने वायदे लोगों को दिए गए। 200 यूनिट बिजली देंगे, 1 लाख नौकरी आएगा, 5-5 हज़ार रुपया प्रत्येक वर्ग को दिया जाएगा, 12 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। लेकिन ये सब धरा का धरा है। आज सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी और एक शांति थी, जिससे कश्मीर का आम आदमी, कश्मीर का एक होटल वाला, टैक्सी वाला, रेहड़ी वाला, दुकान वाला, या व्यापार वाला, सेब वाला या अखरोट वाला या कालीन वाले, वो सभी, जिसे कहते हैं, खुश थे और पिछले 4-5 साल से उनका व्यापार वापस रेल पे था। ये सरकार बनते ही कहीं ना कहीं आतंकवादी कैंप्स में, जिसे कहते हैं, कि नया एक उत्साह जागा है। हालांकि मैं नहीं बोलूंगा इन्होंने कोई उनको प्रवोक किया, पुश में गलत कैंपेन नहीं करूंगा, लेकिन इनका जो पुराना कैरेक्टर रहा है, पुराना इनका हिस्ट्री रही है, उससे वहां पे कश्मीर में स्थिति, जिसे कहते हैं, बिगड़ी है इनके आने के बाद। लेकिन मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम चुनावों के लिए बिल्कुल रेडी हैं, कश्मीर में इस बार कमल का फूल खिलेगा। लेकिन क्या लगता है कि कहाँ पर चूक रहेगी कि कश्मीर में कमल का फूल जो है वो खिल नहीं पाया? मैं बता रहा हूँ आपको, आज लोग पछता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई होती तो कम से कम कश्मीर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता, कम से कम कश्मीर में विकास की, जिसे कहते हैं, दौड़ रहती। ये सरकार
पिछले 1 महीने से सिवाय फ़ोटो ऑप या इन्फॉर्मेशन नोट्स के अलावा कुछ भी लोगों को दे नहीं पाई है। और सिवाय वो एक स्पेशल स्टेटस के नाम पे एक नया एक जिसे कहते हैं कि तमाशा, एक मुजस्समा इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने क्रिएट करने की कोशिश की। इनके जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स को ही देखें, अब दे आर पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उनके स्टेटमेंट्स को देखें, उनका कोई सिर को पैर है नहीं, कोई विजन, कोई एक्शन प्लान इनका है नहीं। क्या करेंगे क्षेत्र के लिए, इलाके के लिए, अभी तक विधानसभा में तो कुछ बताया नहीं, ना पब्लिकली बताया उन्होंने। तो मैंने कहा ये ट्रांजिशनल फेज़ है, आने वाले दिन में कश्मीर पे कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए सर, असेंबली जो है वो शुरू हुई, 4 से 5 दिन की असेंबली रही। 370 को लेकर देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो देखने को मिला। मार्शल्स की तरफ से भी देखा गया कि जितने भी एमएलएज़ हैं उन्हें असेंबली से बाहर निकाला गया। 10 साल के बाद लगभग बीजेपी ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरी। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पे आधारित पार्टी है। पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश, बल्कि कश्मीर से लेके कच्छ से लेके केरल से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो हमसे संवाद किया, उसको आपको बता दूं कि उनके मन में भी एक जिसे कहते हैं गौरव की अनुभूति हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संसद के पटल पे भी, विधानसभा के पटल पे भी अपनी विचारधारा के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ऐसा विषय, एक ऐसा जिसे कहते हैं एक टॉपिक जो क्लोज हो चुका है, जिसे भारतीय जनता पार्टी को 70 वर्ष लगे क्लोज कर दे। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में इसको क्रियान्वित किया और जमीन पे उतारा। आज जब कोशिश की गई उसके थोड़ा विरुद्ध जाके तमाशा करने की, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, क्या वो असेंबली है या असेंबली से बाहर खुल के बाहर आए और जो मैसेज, जो संदेश पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिया, वो अपने आप में जग जाहिर है। दूसरा जो आपने लेग पूछी, देखिए ये बहुत बड़ा काला दिन था विधानसभा के इतिहास में। जम्मू कश्मीर एक अकेली विधानसभा है पूरे देश भर में जहां वर्दी वाले जिसे कहते हैं मार्शल्स रहते हैं। को पुलिस की खाकी दिखा के क्या आप खाकी से डराओगे क्या विधायकों को? जम्मू कश्मीर अकेली विधानसभा जहाँ पे मैन हैंडलिंग, तो आप देखते हैं वरिष्ठ जो जिसे कहते हैं विधायक है श्यामलाल शर्मा जी या पवन कुमार गुप्ता जी, एज भी उनकी काफ़ी है, सबकी में सीनियर लोग हैं, चंद्र प्रकाश गंगा जी, उनको भी किस तरीके से एक बदतमीजी, बदअखलाकी, बदसलूकी करके वहाँ से निकाला गया। ठीक है, एक प्रिवेंट करना, एक मिनिमम फोर्स को यूज़ करना ताकि कहीं डिसऑर्डर ना हो, वो एक बात रहती है। लेकिन मैंने कहा ये ब्लैक डे माना जाएगा जम्मू कश्मीर की विधानसभा के एक पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, जिस तरीके से फोर्स के माध्यम से एक फ्री जिसे कहते हैं वॉइस को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सर एक दिन नहीं, बल्कि 1 से 2 दिन, 2 से तीसरे दिन भी 3 दिन, फॉर 3 डेज हम चर्चा चाहते थे। एक सो कॉल्ड रेजोल्यूशन जो 2 लाइन का एक लाके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरफ लाया, दूसरी तरफ प्रपोज किया, तीसरी तरफ सेकंड कर दिया। एक सेकंड का भी जिसे कहते हैं समय इसमें लगा नहीं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हमने स्पेशल स्टेटस की मांग की थी। बीजेपी वाले जो हैं जानबूझकर मुद्दे को जो है किसी और एंगल में लेकर जा रहे हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। और कुछ जम्मू के भी जिसे कहते हैं स्वयंभू नेता, उन्होंने भी इस पर बड़ा ज्ञान बांटने की कोशिश की। भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस नाम की कोई भी चीज ना कभी थी ना ही है। अगर धारा 370 को भी अगर आप डिटेल से उसका पढ़ें, स्पेशल स्टेटस कहीं लिखा नहीं गया है। द लैंग्वेज यूजेस टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो स्पेशल स्टेटस नाम की कोई स्थिति परिस्थिति है नहीं। उन्हें शब्द इस्तेमाल किया रीअफर्मिंग द स्पेशल स्टेटस। और फिर डायलॉग विद, देखें इस हाउस की जो सेंटिटी है, इस हाउस की जो अपने आप में सालमियत है, इस हाउस की जो गुणवत्ता है, उस पर सवाल उठाए गए हैं। वो कैसे? सबसे पहले एक ऐसा विषय जिस पे देश की सुप्रीम पंचायत जिसे कहते हैं पार्लियामेंट अपना स्टैंप लगा चुकी है, उसी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक कानून जिसे कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत आज यहाँ ये विधानसभा बनी है। हम पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के द्वारा ही यहाँ आज विधानसभा का गठन हुआ है, तो हम उसी पार्लियामेंट को क्वेश्चन करें जिसके द्वारा यहाँ पे जो यहाँ की जिसे कहते हैं विधानसभा को संचालित करता है। दूसरा, उस पार्लियामेंट पे कानून, पार्लियामेंट का जो कानून है उस पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी अपना मोहर लगाया है। और कोई भी विषय किसी कोर्ट में विचाराधीन हो या कोर्ट ने सेटल कर दिया हो, उसे विधानसभा या पार्लियामेंट को पावर नहीं है, ताकत नहीं है कि वो उस पर अपना जिसे कहते हैं परामर्श या विचार या विमर्श उस पर कर पाए। तीसरा, जम्मू कश्मीर जो विधानसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उसकी धारा 174 से लेकर 187 अगर पढ़ें तो एक रेजोल्यूशन कैसे मूव किया जाएगा, कितने दिन का नोटिस होगा, उसमें प्रक्रिया क्या होगी, इन सबको तार तार करते हुए ये एक मुजस्समा जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीरियों के सामने रखने की कोशिश की कि हमको बड़ी चीज़ लाए। मैंने कहा इस सरकार के पास क्या बिजली, क्या पानी, क्या सड़क, क्या विकास, क्या नौकरी, क्या पारदर्शिता के नाम पे कुछ नहीं है।
ये एक, वो कहते हैं रैग टैग, जिसे कहते हैं जोड़ तोड़ की सरकार है। ये एक अपॉर्चुनिज्म जिसे कहते हैं, अवसरवाद से प्रेरित, अवसरवाद से ओत और प्रोत जिसे कहते हैं सरकार है, जिसका नाम कोई आइडियोलॉजिकल गठबंधन है। इसने कभी किसी को कहां से पकड़ के, किसी को कहां से पकड़ के, जो इनके टिकट पे भी जीते हैं वो भी लोग इनके अपने नहीं हैं। वो किसी को कहां से लाए हैं, किसी को कहां से लाए हैं। तकरीबन 1/3 विधायक जो हैं इनके, वो कहीं कहीं से लाए हैं। फिर मैंने कहा, एक मिसलीडिंग एक नैरेटिव जम्मू कश्मीर के लोगों में, विशेषकर कश्मीर में लुभावने वायदे किए गए, एग्जैक्ट पोलराइजेशन के नाम पर ये चुनाव लड़ा पे, लॉटरी लग गया इनका एक बार, अगली बार दिखाई नहीं देंगे। तो इस लोगों की अटेंशन जिसे कहते हैं वो डाइवर्ट करने के लिए ये नया विषय बनाने की कोशिश की गई। ये अपने आप में निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी पाए तकबीर तक जाएगी और अपना जो वैचारिक जो विषय है उसको भारतीय जनता पार्टी कभी भी छोड़ेगी नहीं। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब पावर में थी, पीएचई डेली वेजेस का कुछ कर नहीं पाई, तो क्या लगता है कि अब एक बार फिर कुछ एमएलएस को पावर मिली है, मेंबर पार्लियामेंट आप लोगों के हैं, तो क्या लगता है कि अब पीएचई डेली वेजेस हों या फिर पीडीडी के डेली वेजेस हों या फिर जितने भी डेली वेजेस हैं, क्या उनका मसला हल किया जाएगा या इस बार भी उन्हें जो है अगली सरकार का वेट करना पड़ेगा? मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। 94 के बाद, एसआरओ 1994 के बाद कोई भी सरकार ऐसा प्रावधान, उसके बाद एनसी आई, पीडीपी आई, कांग्रेस आई, फिर एनसी आई, तो कोई भी सरकार ऐसा प्रावधान ला नहीं पाई अभी तक कि 1994 के बाद इनको पक्का करने की को प्रक्रिया को, मॉडल को अपने लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2018 की बजट स्पीच में एसआरओ 520 एसआरओ 521 के तहत तकरीबन 60,000 डेली वेजेस को पक्का करने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस की थी। किसी वजह से सरकार चल नहीं पाई। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कमिट किया था कि सभी डेली वेजेस को, सभी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा में लाएगी और उनको पक्का करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो? जीतती थी तो। अब जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार है, हमारा हमारा इनको पूरा कॉपरेशन, जी। ठीक है ना। अब ये बोले केंद्र से हमें कुछ करोड़ रुपए मिले, तो देखें इनको तो मुलाजिम बनाना है, 20-25-30 साल उनको तनख्वाह देनी है, उसका प्रावधान तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने करना। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है। ऐसे भी ये स्टेट सब यूटी का जिसे कहते हैं सब्जेक्ट है। इस यूटी के सब्जेक्ट पे ये कानून लाए, बिल लेकिन लाए। सर यहाँ पर एक सवाल उठता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब आपकी सरकार थी, गवर्नर आपके थे, सेंटर में आपकी सरकार थी, तब आपने डेली वेजेस के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब आप कह रहे हैं कि डेली वेजेस के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हमारी सरकार नहीं थी, मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई करूं। भारतीय संविधान के तहत और जो उसके साथ जुड़ी जो प्रक्रियाएं और जो प्रेसिडेंट है उसके मुताबिक गवर्नर रूल में किसी पार्टी की सरकार नहीं रहती, ऑफिसर साहिबान की सरकार रहती है। वो ऑफिसर साहिबान की सरकार थी और ऑफिसर साहिबान की सरकार एक इंटरवीनिंग पीरियड होता है। वो कभी भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस वो गवर्नर की सरकार लेती नहीं है कभी। ये दिस इज मैनेजमेंट। आपको उनको देने के लिए, उन डेली वेजेस को देने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप कहाँ से पैसा लाएंगे और वो पैसा आपको अपने बजट में ही अकोमोडेट करना है, ये तो इनका काम है ना। मैं नहीं मानता, मैं बार बार आपसे बताऊं, इन 5 के 6 साल के इंटरवीनिंग पीरियड में सरकार ने कुछ बड़े ऐतिहासिक फैसले किए। बहुत से फैसलों में हमने भी प्रिवेल अपॉन करके उनसे बहुत ऐतिहासिक और जनता के जिसे कहते हैं समर्थन के, एक जनता के लिए लुभावने फैसले हमने भी उनसे करवाए। लेकिन बहुत से फैसले ऐसे हैं जो जनता की भावना के जिसे कहते हैं अनुरूप नहीं है, जिसका हमने जमकर खुले में विरोध भी किया। तो ये हमारी सरकार नहीं थी। मैंने कहा ये ऑफिसर साहिबान की सरकार है। हाँ, दूसरी बात है, दिल्ली पे भाजपा की सरकार रही, वो इसे कंट्रोल करती थी। ऑफिसर साहिबान सरकार चला रहे थे, पॉलिसी डिसीजन ले नहीं पाए। हम उनको भी उतना कटघरे में खड़ा करते हैं जितनी पिछली सरकारों को करते हैं। हमारी सरकार नहीं थी, मुख्यमंत्री कोई और थे, फाइनेंस मिनिस्टर कोई और थे, लेकिन फिर भी हमने इन सभी जिसे कहते हैं डेली वेजेस को इकट्ठा करके पकड़ के हमने इनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। बदकिस्मती से सरकार चल नहीं पाई। मैं आपके माध्यम से डेली वेजेस, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर सबको बता दूं कि हमारी ओर से पूरी सकारात्मक सपोर्ट है सरकार को। आप आगे बढ़िए, आप इनको पक्का कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपका समर्थन करती है, लेकिन अंदर की बात है कि इनसे होगा कुछ नहीं, इन्होंने करना कुछ नहीं है। लेकिन फिर आपको भी याद होगा कि आपने काफ़ी इनके लिए एक पार्टी बनाई थी, एक पूरी एक लाइन बनाई थी कि आपने अपने बाशिंदे जो है वो खड़े किए थे कि आप डेली वेजेस की बातें सुने, फिर आगे गवर्नर साहब के पास लेकर जाएंगे, लेकिन उस बात का कोई हल नहीं निकला अभी तक। और दूसरी बात ये, अब दोबारा से जम्मू में असेंबली शुरू होगी, किन किन मुद्दों को लेकर बात की जाएगी? क्या इस बार पीएचई की मुद्दे को आगे असेंबली में रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। मैं ही पार्टी की घोषणा पत्र समिति में मुझे मौका मिला, मेरे साथ स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उसमें। हम
हम ही ने इस घोषणा पत्र से पहले, जैसे आपने कहा, हमने विस्तृत समितियां बनाई और उन समितियों ने एक एक्शन प्लान बनाया कि इनको हम सबको पक्का कैसे कर सकते हैं, सबको एक डिसेंट जिसे कहते हैं दिहाड़ी कैसे दे सकते हैं, सबको एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस कैसे दे सकते हैं, वो पूरा फार्मूला हमने बनाया था। इसी उसी फार्मूले को इम्बाइब करते हुए हमने अपने घोषणा पत्र में भी उसके लिए स्पेस रखा। बट अब चिंता मत करें, बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सारे विषय जिसे कहते हैं हम जिसे कहते हैं क्लिक करेंगे। जहाँ तक विधानसभा सत्र की बात की है आपने, अब बजट सेशन आएगा, हर डिपार्टमेंट की ग्रांट्स पर जिसे कहते हैं विस्तृत चर्चा होगी। इसी विस्तृत चर्चा के चलते मैं ज़रा आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक विपक्ष का काम करेगी। टू एक्सपोज, टू अपोज एंड डिपोज, ये हर एक विपक्ष का जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी मौलिक अधिकार के चलते टू एक्सपोज, अपोज एंड डिपोज, बट विद इन जिसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा क्या रहेगी, सकारात्मक रहेंगे। लेकिन सरकार को चेताएंगे जरूर, जहां सोई होगी हिलाएंगे भी जरूर और जगाएंगे भी जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता की आवाज प्रखर करके गूंजेगी विधानसभा में, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे राजौरी, पुंछ, रामबन या टंगधार, उड़ी, गुरेज जैसे जिसे कहते हैं पहाड़ी इलाके हो। भारतीय जनता पार्टी लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है। जनता के प्रवाह के साथ ही भारतीय जनता पार्टी चलती है और जनता का जिसे कहते हैं जो जनता जनार्दन की जो आवाज़ है वो जरूर विधानसभा के पटल पे गूंजेगी। सर आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अब जम्मू में जब असेंबली लगेगी क्या 371 का मुद्दा जो है वो रखा जाएगा? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं 371, नौकरियां सेफ रहेंगी, जमीनें सेफ रहेंगी जैसे हिमाचल में। मैं आपको बता दूं कि मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। ये एग्जैक्ट सरकार जिसे कहते हैं इस पे विषय लेगी 371 या 70। 70 तो छोड़ दें, अब वो तो क्लोज चैप्टर है। जम्मू कश्मीर में मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूँ आप भी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा सेंसिटाइज करें। जम्मू कश्मीर की नौकरियां और जम्मू कश्मीर की ज़मीनें पहले से ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर जिसे कहते हैं, और ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में नौकरी या जॉब सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला ही ले सकता है। कोई केरल, कर्नाटक का या वेस्ट बंगाल का या दुनिया के किसी भी पार्ट का जम्मू में ना ज़मीन ले सकता है, ना जम्मू में नौकरी ले सकता है। हाँ, उसे लेने के लिए उसको यहाँ का डोमिसाइल बनना पड़ेगा। यहाँ का डोमिसाइल बनने के लिए एक स्पेसिफिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के लिए पहले उसको अपना डोमिसाइल वो छोड़ना पड़ेगा, पहले वाला, चाहे वो कर्नाटक का, चाहे वेस्ट बंगाल का। और आपने देख लिया 5 साल में वो ज़्यादा डोमिसाइल, ये सिर्फ एक प्रचार, एक जिसे कहते हैं लोगों में फैलाया गया कि आपकी नौकरी भी गई और आपकी ज़मीन भी गई। हाँ, ये ज़रूर है 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में नौकरी लेनी हो तो आपकी किसी एमएलए एमपी के साथ या तो आपका परिचय या उनके साथ कोई रिश्तेदारी चाहिए होती थी। तो ये नौकरियां और ज़मीनें भी जो अलॉट जैसे इंडस्ट्रियाँ जिसके लिए भी होती थी, वो भी एमएलए मंत्री के जिसे कहते हैं वो चेले चमटे ही इसे अलॉट करते थे। तो आज एक पारदर्शी तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्ष में एलजी प्रशासन ने तकरीबन 50,000 नौकरियां दी हैं। और 1 या 2 सिलेक्शन को छोड़ के जिसमें सीबीआई को रेफर किया गया है, 100 कैंडिडेट होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, उसमें 50,000 की 50,000 नौकरियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड समय में दी गई। तो जम्मू कश्मीर की नौकरी जिसे कहते हैं और सेफ है। जहाँ तक ज़मीनों का हिसाब है, चाहे वो कस्टोडियन की ज़मीन हैं, चाहे वो जिसे कहते हैं इंडस्ट्रीज़ को अलॉटमेंट की ज़मीन है, या किसी भी तरीके की या अपनी प्राइवेट ज़मीन भी है, ये और सेफ हुई है। क्योंकि सरकार ने अपने डिफरेंट कानून लगा के किसी भी ज़मीन को यूटिलाइज़ करना बिना परमिशन के कोई यूटिलाइज़ नहीं करेगा, चाहे सरकारी बनाएगा, चाहे गैर सरकारी बनाएगा, चाहे रेजिडेंशियल बनाएगा। मुझे लगता है इस चेक के साथ ज़मीनों पे और कंट्रोल बढ़ा है। और मेरा मानना है कि नौकरी और ज़मीन इस पिछले 5 सालों में और सेफ जिसे कहते हैं और सिक्योर हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये नैरेटिव चलेगा नहीं जो बाकी लोग ये चला रहे हैं। क्या लगता है इस बार असेंबली में आवाज मतलब उठाने की उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए आवाज उठा पाएंगे? क्योंकि देखा गया कि पिछली बार जब आवाज उठाई तो मार्शल द्वारा बाहर निकाल दिया गया। पैरेलल विधानसभा भी चलाई गई, लेकिन और पैरेलल विधानसभा की गूंज, वो जो विधानसभा का पटल है उससे कहीं दूर और कहीं जिसे कहते हैं जोर से सुनाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी फिर प्रखर तरीके से आवाज उठाएगी और खासकर जो गुंडागर्दी और जो मार्शल रहा विधानसभा के पटल पे इस पर लगाया गया उसके विरुद्ध भी उठाएगी। शुक्रिया बात करेंगे। तो आपको हम बता दें, ये थे हमारे साथ आरएस पठानिया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उधमपुर ईस्ट से एमएलए हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार कई मुद्दों को लेकर असेंबली में जो है वो उतरेगी, और देखना ये होगा कि क्या इस बार असेंबली का माहौल जो है वो ठीक रहता है, या फिर कश्मीर की तरह इस बार जम्मू में भी मार्शल द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ मिसबिहेव जो है वो किया जाता है। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा, तब तक बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।